दिलचस्प हो जाएगा विनेश पवार, बहुत दिलचस्प होने वाला है इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव, क्योंकि देखिए परिवार ही आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव है, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। विनेश, देखिए जो पीछे गोला गोकर्णनाथ की बंपर जीत बीजेपी के हाथ लगी है, उसको देखकर तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह इतनी मुश्किल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली दोनों जगह है, मैनपुरी और रामपुर, तो यहां पर मुकाबला कांटे का ही माना जाएगा विनेश। तो ऐसे में उम्मीदवार भी वही होने चाहिए जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे पाए। देखिए, निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट एक हॉट सीट मानी जाती है पहले से ही, और भारतीय जनता पार्टी के पिछली 2 योजनाओं से लगातार उनके विधायक रहे हैं विक्रम सैनी, जो कि अभी हाल ही में जिनको 2 साल की सजा हुई थी दंगों के एक मामले को लेकर, तभी से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब इसी पर उपचुनाव है। उपचुनाव के दौरान लगभग 2,72,000 यहाँ वोट है, जिसपे लगभग 70% मतदान पिछली बार हुआ था, और जो विक्रम सैनी थे उनको लगभग 1 लाख वोट मिली थी। जो उनके प्रतिद्वंदी थे राजपाल सैनी, उनको तकरीबन 84,000 वोट मिले थे। इसके अलावा जो पूरा समीकरण था, जो पूरा समीकरण बिगाड़ा था, वो यहाँ पर करतार सिंह भडाना ने आकर बिगाड़ दिया था, जो कि बसपा से चुनाव लड़े थे। हालांकि उनको सिर्फ 31,000 वोट मिली थी, लेकिन उन्होंने हार और जीत को प्रभावित जरूर किया था। अगर खतौली विधानसभा की जातिगत आंकड़ों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो 2,75,000 वोट है, उसमें मुख्य रूप से सैनी, गुज्जर और जाट, ये ऐसे मतदाता हैं जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो माना जा रहा है, वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे पहले भी 2 योजनाओं से लगातार विक्रम सैनी चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार भी शायद सैनी कार्ड ही भाजपा खेल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, जहां पिछली बार राजपाल सैनी, जो कि सपा के नेता थे, लेकिन वो सिंबल राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा था, मगर इस बार लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल शायद गुज्जर कार्ड भी खेल सकती है खतौली विधानसभा से। जी, अभी बिल्कुल, अभी सबसे पहले तो नामों पर ही मंथन चल रहा है विनेश। यहाँ पर अभी नामों की स्थिति साफ हो जाए, 10 तारीख तक अपने नाम जो है नामांकन दाखिल करना है, तो उससे पहले ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा सामने लाया जाता है। दिनेश शाक्य भी हमारे साथ इटावा से लाइव है, दिनेश शाक्य के पास चलते। दिनेश शाक्य, अभी शिवपाल यादव का भी नाम सामने आ रहा है, और ये भी खबरें आ रही है कि शिवपाल यादव अपनी तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस पर आपके पास कोई अपडेट? असल में मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद में जब उपचुनाव का ऐलान किया गया, उसके बाद से तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं इस समय चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पहले ये बात साफ हुई थी कि नेताजी की जगह पे शिवपाल सिंह यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेताजी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में इस बात की सूचनाएं सामने आने लगी कि शिवपाल सिंह यादव ने मना कर दिया, और तेज प्रताप यादव, जो मैनपुरी के पूर्व सांसद रहे, उनको समर्थन और सहयोग की बात कही है। लेकिन अभी तक खुल करके ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी बात कही है या नहीं कही है। अब यहाँ सैफई में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। आज अब से कुछ 1-1.5 घंटे पहले उनकी प्रोफेसर राम गोपाल यादव से गहन मंथन और चिंतन हुआ है। चूंकि सीटों का वितरण किया जाना है, इसको लेकर के उम्मीदवार की घोषणा होनी है। रामपुर का चुनाव हो, मैनपुरी का हो या फिर खतौली का, सभी जगह उम्मीदवार उतारे जाने हैं। 10 तारीख से नामांकन होना है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। हर कोई ये नाम जानना चाहता है कि कौन उम्मीदवार होगा, और लोग जब उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे तो लोग वोट मांगने के लिए जा सकते हैं। ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और हर कोई ये बात जानना और समझना चाहता है कि किस उम्मीदवार को उतारा जा रहा। हालांकि क्या तय हुआ होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन चर्चाएं जरूर हुई हैं। ये बात खुल करके सामने आ गई है। अब किसका नाम स्पष्ट हो पा रहा है, किसका नहीं हो पा रहा है, ये जब तक समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया जाएगा, तब तक ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से बल्कि सारी ही पार्टियां, बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला है, उन दोनों की तरफ से जब तक नाम घोषित नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कि कितना कड़ा इस मुकाबले को समझा जाए। अलाउद्दीन, लेकिन जो कल कोर कमेटी की जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, क्या मान के चले, क्योंकि लिस्ट में काफी नाम हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम अपर्णा यादव का आ रहा है, कितना पलड़ा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है अपर्णा यादव का?
और देखिए सबसे खास बात यह है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये परंपरागत तौर से समाजवादी पार्टी की सीट रही है और सियासत में मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने वाला हो और खासतौर से समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ को लेकर के बात हो, तो ऐसे में बीजेपी तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ही लेकर के चल रही है। जैसा कि डेटा हमारे साथियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा तादाद क्योंकि यादव बिरादरी की वहाँ पर आती है, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्ले गेम खेल सकती है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट यहां करनी होगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने इस जगह पर अपना काम सबसे ज्यादा किया या कर्मभूमि थी, तो ऐसे में बीजेपी यादव जो है समाज से ना लेकर के कैंडिडेट दूसरे जो शाख और सैनी हैं उनसे भी जो है किस्मत आजमाई कर सकती है। लेकिन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज समाजवादी पार्टी के लिए नजर आती है वो शिवपाल सिंह यादव की भूमिका नजर आती है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं। फिलहाल 3 समाजवादी पार्टी के पास है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो है मैनपुरी सीट जहां से जयवीर सिंह आते हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से विधायक और मंत्री हैं। इसके अलावा भोगांव की सीट भी अभी रामनरेश अग्निहोत्री के साथ जो बीजेपी के विधायक हैं उनके पास है। बाकी 3 सीटें करहल जहां से अखिलेश यादव खुद जो है एमएलए हैं, जसवंत नगर जहां से शिवपाल सिंह यादव हैं और बाकी किशनी की जो सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के ब्रजेश वहां से विधायक हैं। तो ऐसे में जो सबसे अहम भूमिका है कि अगर मध्यम मार्गी होकर के शिवपाल सिंह यादव चलते हैं और ऐसे में यादव वोट बैंक में कोई बिखराव देखने को मिलता है तो ऐसे में बीजेपी के लिए रास्ता दूसरी बिरादरी से कैंडिडेट उतार करके ज्यादा आसान नजर सा होता है। ऐसे में सबसे अहम बात एक और है कि जब आप पुराने ट्रेंड को देखेंगे लोकसभा के चुनाव को, तो उसमें एक चीज दिखाई देती है कि 4 विधानसभा सीटों से मुलायम सिंह यादव करीब 20-25-30 हजार वोटों का मार्जिन लेते थे, लेकिन जो जसवंत नगर आते थे तो उनका मार्जिन करीब 1 लाख के करीब पहुंच जाता था। तो ऐसे में अभी भी इंपॉर्टेंट वही शख्स है जिसका नाम शिवपाल सिंह यादव है। तो ऐसे में उनकी भूमिका को मतलब महत्वपूर्ण कड़ी जो अदा करेंगे इन चुनावों में वो शिवपाल यादव की तरफ से की जानी है। बहुत शुक्रिया आप सबका।